हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा यूपीएससी एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। हम यूरोपीय व्यापारियों का आगमन जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम दो पार्ट में लेके आएंगे जिससे वीडियो हमारा ज़्यादा लेंदी ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। भारत और यूरोप के बीच संबंध प्राचीन काल में यूनानी आक्रमण के साथ ही प्रारंभ हो गए थे। मध्यकाल में भारत यूरोप व्यापार कई मार्गों से होता था, जिनमें से कुछ प्रमुख मार्ग थे। हम बताते हैं वो प्रमुख मार्ग कौन कौन से थे। जो हमारा पहला रूट था, पहला मार्ग था, वो था फारस की खाड़ी तक समुद्री और उसके आगे इराक और तुर्की होकर स्थल से फिर समुद्री मार्ग से वेनिस और जिनेवा तक था। जो हमारा दूसरा रूट था वह लाल सागर से होकर मिस्र होते हुए जाता था। लाल सागर वाले मार्ग के कोहरे से आच्छादित रहने के कारण फारस की खाड़ी वाला मार्ग अधिक प्रचलित में था। जो हमारा तीसरा रूट था वह पश्चिमी सीमा दर्रे के था। कोमल बोलन एवं खैबर दर्रे से मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर से था। यह मार्ग दुर्गम तथा लंबा होने के कारण क्रम प्रचलन में था। सन 1453 में कस्तूरिया पर उस्मानी तुर्कों का आधिपत्य हो जाने से यूरोप की ओर जाने वाले स्थल मार्ग पर उनका अधिकार हो गया। अतः यूरोप वासियों को नए मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस हुई। इस दिशा में विभिन्न यूरोपीय देशों ने प्रयास किया। अब हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम। क्या क्रम था, कौन पहले कंपनी आई? ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में जरूर पूछा जा सकता है कि क्रम क्या है। क्रम आप जरूर याद रखें कि क्रम क्या है सही। पहला पुर्तगीज, दूसरा डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अब हम बात करते हैं प्रमुख यूरोपीय कंपनी तथा स्थापना वर्ष। आप स्थापना वर्ष को भी जरूर याद करें। तो प्रमुख यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी इस्तादो द इंडिया 1498 ईस्वी में आई। फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। फिर डच कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रेंच कंपनी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली की। पुर्तगाली प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मलिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा। ये चीज आप जरूर याद रखें कि ये जो पथ प्रदर्शक गुजराती की सहायता से आए कालीकट, ये कालीकट प्री में पूछा जा सकता है। कालीकट प्री में आपके आ सकता है, इसको जरूर याद रखें। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध हुआ तो वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारी को प्रोत्साहन मिला। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये पुर्तगालियों का प्रमुख उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायरस के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन हुआ। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई एवं समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। उसने कोचीन, अजीनीवा, कीवा, वेसिन में किले का निर्माण करवाया। प्रथम प्रयास में चोल के युद्ध में अल्मेडा 1508 ईस्वी में पराजित हुआ। वह उसका पुत्र अल्मेदा मारा गया।
किंतु अगले ही वर्ष अल्मेडा ने तीनों को पराजित कर होर्मुज पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं अल्फांसो डी अल्कबुर्ग। अल्कबुर्ग ने पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बना। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत पुर्तगाल व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अल्कबुर्ग ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती शुरू कर दी। अब आते हैं नीनू डी कुन्हा। भारत में आए पुर्तगाली वायरस नीनू डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने सतगांव, हुंगली, चटगांव, दक्षिण पूर्व में सेक्थोमी और पश्चिम में चौल, दीप बेसोन, केगानौर आदि क्षेत्रों में विजय प्राप्त किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर वसूली करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं पुर्तगालियों में, भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र। कौन कौन से प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे? प्राचीन काल से ही भारत का व्यापारिक संबंध पश्चिमी देशों से था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली कालीकट पहुंचा। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारियों ने कोचीन में एक कोठी बनवाई। 1506 ईस्वी में गोवा नगर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब अल्कबुर्ग के समय पुर्तगाली शक्ति का काफी विकास हुआ था। जब काफी विकास हुआ है तो इन्होंने कोठी बनवा ली। अब प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो थे हमारे, वो कालीकट थे, कोचीन गोवा, दमनदीप, मुंबई, सूरत, चिटगांव, हुंगली, बेसिन, सेक्थीमो था। पुर्तगालियों का समस्त व्यापार पुर्तगाली नरेश के नाम पर किया जाता था। यहाँ पुर्तगालियों के व्यापारिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। पुर्तगालियों को 17वीं सदी में डच एवं अंग्रेजी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने 1622 ईस्वी में होर्मुज पर अधिकार कर लिया। डचों ने 1641 में ईस्वी में मलक्का पर तथा 1651 उत्तमासा अंतरीप पर अधिकार कर लिया। 1632 में शाहजहां के काल में कासिम खां ने उंगली के पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। आगे चलकर औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया करवाया। जब सफाया करवा दिया तो 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन दे ब्रागांजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। बतौर दहेज बंबई इंग्लैंड के राजा को दे दिया गया। राजा ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1739 में मराठा सरदार आंग्रे ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन को छीन लिया। एस्तादो द इंडिया कंपनी का पतन हो गया। यह लोग गोवा दमन द्वीप तक ही सीमित रह गए, जिस पर 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब हम बात करते हैं आक्रमणकारी और उनके स्थान और वर्ष के बारे में। तो 1529 ईस्वी में सुलेमान रईस ने गुजरात तट पर आक्रमण किया। 1538 ईस्वी में सुलेमान पासा द्वीप पर आक्रमण किया। 1551 ईस्वी में पेरी रईस मस्कट एवं भुज पर। 1554 ईस्वी में अली रईस पश्चिमी समुद्री तट पर। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आपको पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण। कुछ हमने 5 पॉइंट बनाए हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण। पहला था धार्मिक असहिष्णुता। पुर्तगाली व्यापार में स्थापित होते ही ईसाई धर्म के प्रचार में संलग्न हो गए थे। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। इससे लोगों की उनके प्रति सहानुभूति समाप्त हो गई। व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य। पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य किए।
इससे देसी राजा तथा आम जनता उनके विरुद्ध हो गई। अब अधिकारियों की अदूरदर्शिता। अल्कबुर्ग के पश्चात जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए वे अदूरदर्शी निकले। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि समझा। यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष, चौथा पॉइंट। पुर्तगालियों की देखा देखी डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भी भारत में व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर लीं। अतः आगे चलकर पुर्तगाली डच, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों से प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके। अब पांचवा पॉइंट है ब्राजील को बसने पर ध्यान। ब्राजील को बसाने पर ध्यान जब दिया गया, जब दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की खोज हो गई तो पुर्तगालियों का सारा ध्यान उसको बसाने में लग गया। इससे पूर्वी देशों में उन्होंने रुचि लेना कम कर दिया। ये हमारे पुर्तगालियों के पतन के कारण थे। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन का प्रभाव क्या था। फिर हम डच के बारे में बात करेंगे। इसके बाद भारत में डचों के व्यापारिक स्थल के बारे में बात करेंगे। फिर डचों की अन्य बस्तियों के बारे में बात करेंगे। फिर अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डेनिस, और डेनिस के बाद हम बात करेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्तियों के नाम, जो कि प्री के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लेके आपके पास बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू सो मच।